हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सीयूटी 2025 का सिलेबस। ठीक है, सीयूटी 2025 का सिलेबस आपको मतलब एक एक चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों को काफ़ी समस्या होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डोमेन सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी सीयूटी में। ठीक है, किसी भी विश्वविद्यालय से आप अगर चाहे बीए करना चाहते हैं तो आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं और ज्योग्राफी पढ़ना भी नहीं चाहता कोई बच्चा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी होती हैं, तो ये समस्याएं बच्चों के सामने कहीं ना कहीं होती हैं और काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसलिए बहुत से बच्चे कोशिश करते हैं कि किसी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले ले या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। उससे बेहतरीन रिजल्ट आपको देने वाला है टारगेट गुरुकुल, और टारगेट गुरुकुल पे हम आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट। एक एक चीज को हम लोग कवर किया जाएगा, एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। टारगेट आपका क्या है? सीयूटी 2025। ठीक है, इसमें हम बेसिकली मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ज्योग्राफी में हर एक चीज आपको क्लियर कराई जाएगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ों को कवर करना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें छोड़ देनी है। थोड़ा सा हम लोग अंदर जाएंगे, देखेंगे सिलेबस में वो टॉपिक कि किस तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि जो ज्योग्राफी का सिलेबस है बेसिकली वो मानव भूगोल है। क्या है? मानव भूगोल है, जिसमें प्रकृति और दायरा मतलब जो नेचर होता है और उसके जो स्कोप होते हैं, इसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर हम ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट नंबर 1 है आपका, और यूनिट नंबर 1 में जो पहला टॉपिक है यही है। अब इसमें हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मानव भूगोल क्या होता है, उसके मतलब नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, और साथ ही साथ उसका स्कोप क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे इस यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, जब यूनिट नंबर 2 में हम लोग जाएंगे तो यूनिट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे लोग मतलब पीपुल। पीपुल देखेंगे, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मानव भूगोल पढ़ेंगे और मानव भूगोल में हम लोग लोगों के बारे में ही पढ़ेंगे। बेसिकली क्या? पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है ह्यूमंस मानव का, और उसके बाद डेंसिटी क्या है उसकी, डेंसिटी मतलब उसका घनत्व, मतलब कितनी एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, और शुरू से अंत तक सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब, जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर किसी एक देश को तो नहीं पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल में लगभग हम पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, तो पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन यानी कि मानव का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, घनत्व कितना है, कहाँ पे कितने ज्यादा लोग रहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेगिस्तान में बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं, पहाड़ों पे बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं, बल्कि प्लेन पे बहुत ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे नदियाँ उपजाऊ मिट्टी ला करके वहाँ पे जो उर्वरक होता है, उर्वरक को कहीं ना कहीं बहुत बढ़ा देती हैं, जिससे वहाँ पे फसल का पैदावार बहुत ज़्यादा होता है। तो काफ़ी सुविधाएं प्लेन में देखने को मिलती है, इसलिए वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन सभी कारणों को पढ़ेंगे, किस तरीके से हमें क्या क्या करना है, और ये भी समझेंगे कि किस टॉपिक से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ग्रोथ, लोगों का ग्रोथ किस तरीके से हुआ। जैसे एक चीज हम देखते हैं कि कुछ देश ऐसे होते हैं जो विकासशील की श्रेणी में होते हैं, कुछ देश विकसित देशों की श्रेणी में होते हैं। तो इन सबों की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखें विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन चेंज। ठीक है ना, यानी जनसंख्या परिवर्तन, पॉपुलेशन चेंज। इसमें हम लोग देखेंगे स्पेशल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स, डिटर्मिनेंट्स एंड पॉपुलेशन चेंज, मतलब पॉपुलेशन चेंज किस तरीके से होगा, डिटरमिनेंट्स किस तरीके से है, उनका संरचना, जैसे कह सकते हैं कि स्थानिक पैटर्न, संरचना, जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक, मतलब क्या कारण होता है कि जनसंख्या में परिवर्तन आता है, जनसंख्या का कम होना या फिर जनसंख्या का ज्यादा होना, फिर जनसंख्या का पैटर्न किस प्रकार से होता है, मतलब किस तरीके से हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या घटती है, बढ़ती है, और घटने का पैटर्न क्या होता है, बढ़ने का पैटर्न क्या होता है। साथ ही साथ उसकी संरचना को भी हम लोग देखने का कार्य करेंगे और समझेंगे कि इसके कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे एज सेक्स रेशियो और रूरल अर्बन कंपोजिशन। ठीक है ना, मतलब आयु लिंग मतलब सेक्स रेशियो, इसको हम लोग देखेंगे, और ग्रामीण शहरी संरचना किस तरीके से ग्रामीण यानी कि जो
रूरल होता है और अर्बन यानी कि जो शहरीकरण होता है, तो इन दोनों में किस प्रकार से क्या क्या संबंध बनता है इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखें ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि जो ह्यूमन का डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ सिलेक्ट इंडिकेटर्स इंटरनेशनल्स कंपैरिजन, मतलब साथ ही साथ इंडिकेटर्स को भी चूज करेंगे कि कौन से वो ऐसे इंडिकेटर्स है जो मतलब उसके चीज को बताते हैं, जैसे मतलब जनसंख्या का घटना, रेशियो का घटना या फिर बढ़ना। ठीक है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरिजन करेंगे, एक तरीके से कहें तो तुलना करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अब है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे मानव गतिविधियां। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव की गतिविधियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्राथमिक, और दूसरी होती है द्वितीयक, और तृतीयक, और चतुर्थ भी होती है, इसको बाद में ऐड किया जाता है। बेसिकली 3 गतिविधियां होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राथमिक गतिविधियां की अवधारणा, माध्यमिक गतिविधियां की अवधारणा, और तीसरा है तृतीयक गतिविधियों की अवधारणा। और चौथा तो बाद में आया जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, जब एक तरीके से हम लोग कहें कि इंडस्ट्रियल एरिया में जब बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन देखने को मिला, यानी कि हिंदी में हम लोग इसे बोलेंगे औद्योगिक क्रांति। हिंदी में क्या बोलेंगे? औद्योगिक, औद्योगिक। एक मिनट, थोड़ा सा इसको पतला कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, औद्योगिक, औद्योगिक, हिंदी में हम लोग बोलेंगे औद्योगिक क्रांति। ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति, क्लियर है, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये चौथा वाला पॉइंट था। अब थोड़ा सा एक एक पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्राथमिक गतिविधियों की अवधारणा क्या होता है? बदलते रुझान, मतलब क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, एकत्रीकरण, देहाती, खनन, निर्वाह कृषि, आधुनिक कृषि, कृषि और संबंध गतिविधियों में लगे लोग। चयनित देशों के कुछ उदाहरण, मतलब कौन से ऐसे देश है जहां पे बहुत बड़ी लेवल पे कृषि होती है, कौन से ऐसे देश है जहां पे बहुत कम ही कृषि होती है, क्यों कम होती है, क्यों बहुत अधिक लेवल पे होती है, इन सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज कॉन्सेप्ट, द चेंजिंग ट्रेंड्स एंड गैदरिंग पेट्रोल्स एंड मीनिंग्स, सबस्टेंस, एग्रीकल्चर्स, मॉडर्न एग्रीकल्चर्स, पीपल इंजेंट्स इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, सम एग्जांपल्स फ्रॉम द सेलेक्टेड कंट्रीज, मतलब कौन कौन से कंट्रीज इसमें भाग लेते हैं, सेलेक्ट किए गए हैं, इन सभी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 के पहले टॉपिक में। ठीक है, पहले पॉइंट में। ठीक है, उसके बाद जब सेकेंडरी गतिविधियां देख लेते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं विनिर्माण, जिसे हम लोग बेसिकली कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग यानी कृषि प्रसंस्करण, हाउस होल्ड स्मॉल स्केल्स यानी कि घरेलू, छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर चयनित देशों के कुछ उदाहरण, मतलब हर प्रकार के देशों में हम लोग देखेंगे। जैसे एक देश से दूसरे देश को हम लोग कंपेयर करेंगे हर एक क्षेत्र में कि उसमें कितना ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है, कितना ज्यादा घटोतरी हुआ है, क्यों बढ़ गया है उसमें रिस्पॉन्स, और क्यों घट गया है इसमें, मतलब कौन सा देश कृषि के मामले में क्यों पीछे है, कौन सा देश कृषि के मामले में क्यों आगे है, क्या कारण है कि वो देश आगे है, जियोग्राफिकल क्या रोल है, एनवायरमेंटल क्या रोल है, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, अच्छा ये सब के सब क्या है? मानवीय गतिविधियां हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, दूसरे वाले को भी हमने देख लिया। तीसरे वाले में हमने देख रहे हैं टेरिटरीज एक्टिविटी कंसेप्ट, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है बेसिकली व्यापार। तो व्यापार को भी हम लोग देखेंगे एक देश से दूसरे देश के बीच में। ठीक है, या फिर अगर इंडिया में ही देखें तो इंडिया में किस किस राज्य से और किस तरीके से व्यापार हो रहा है, और व्यापार को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो व्यापार को प्रभावित करते हैं, इन सभी चीजों को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, सर्विस, पीपुल, इंडियन एंड टेरिटरीज एक्टिविटीज, सम एग्जांपल्स फ्रॉम द सेलेक्टेड कंट्री, और इसमें भी उन सभी कंट्रियों को देखेंगे जहां पे ये तीसरी गतिविधियां भी बहुत तेजी से डेवलप हुई, या फिर बहुत तेजी से वर्क करती हैं, या फिर उसमें सक्सेस हैं, किन देशों में वर्क नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं, सक्सेस क्यों नहीं है, इन सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तृतीय गतिविधियों की अवधारणा देखेंगे, व्यापार, परिवहन, संचार, सेवानिवृत्त और सेवा, और तृतीय गतिविधियों में लगे लोग चयनित देशों से कुछ उदाहरण, मतलब लगभग एक दूसरे देश को हम लोग कंपेयर करके ही देखने वाले हैं। ठीक है ना, चतुर्थ गतिविधियों के अंतर्गत हम लोग देखें तो इसके कॉन्सेप्ट में नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे बेसिकली चतुर्थ वाले में इंडस्ट्रीज को बेसिकली हम लोग देखेंगे। पीपुल एंगेज द ट्रेंडीज एक्टिविटीज,
सम एग्जांपल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड कंट्रीज, मतलब इसमें भी कौन से देश के लोग कितना ज़्यादा वर्क करते हैं, कितनी भूमिका निभाते हैं, इंडस्ट्रीज लेवल पे कौन से देश बहुत आगे निकल गए, कौन से देश पीछे रह गए, कौन कौन सी एक तरीके से रिस्पॉन्स रही होगी उन देशों की कि वो आगे निकल गए। जैसे ऐसा माना जाता है कि जो इंडस्ट्रीज लेवल पे अमेरिका होता है, अमेरिका बहुत मतलब सबसे आगे देश है, और वहीं भारत की बात करें तो भारत अभी भी विकासशील देशों में है। तो क्यों है, इन सभी रीजन्स को भी हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है परिवहन, संचार और व्यापार। ठीक है, परिवहन, संचार और व्यापार। परिवहन के बारे में पढ़ेंगे तो परिवहन के बारे में बेसिकली हम लोग जानते हैं कि परिवहन कितने प्रकार से होगा, परिवहन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें होती है। जैसे आपका मतलब एयर के माध्यम से भी परिवहन हो जाता है, और फिर जो है जल के माध्यम से भी, लैंड रूट जो होते हैं उसके माध्यम से भी, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे हो गया भूमि परिवहन में सड़कें हो गए, रेल ट्रैक हो गए, नेटवर्क हो गए, ट्रांस कॉन्टिनेंटल मिलवेज हो गया, ये चीज हो गया। और उसके बाद जल परिवहन है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया, तो इसके अंतर्गत अंतर्देशीय जलमार्ग, प्रमुख समुद्री मार्ग, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग वायु परिवहन। ठीक है ना, वायु परिवहन भी होता है, वायु परिवहन भी होता है, तो वायु परिवहन को भी हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अंतर महाद्वीपीय हवाई मार्ग होता है। ठीक है, उसके बाद तेल और गैस पाइपलाइन, तेल और गैस पाइपलाइन मतलब पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक तेल पहुंचाया जाता है, गैस पहुंचाए जाते हैं। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे लिए कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, किन देशों में ये ज्यादा हो रहा है, किन देशों में कम है, क्या कारण है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, द साइबर स्पेस। ठीक है ना, और उपग्रह संरचना और साइबर स्पेस की बात भी हम लोग देखेंगे, उपग्रह संचार और साइबर स्पेस। ठीक है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, ये भी अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है। और उसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आधार और बदलते पैटर्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश के द्वार के रूप में बंदरगाहों की भूमिका, मतलब बंदरगाह से कैसे एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर जो माल होता है, जो गुड्स होते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो क्या क्या खर्चे आते हैं, किस तरीके से पहुंचाया जाता है, उसके क्या प्रॉफिट क्या लॉस होते हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, WTO इन इंटरनेशनल ट्रेड्स, मतलब WTO यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी क्या इसमें भूमिका होती है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ये तो हो गया आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में इन चीजों को कवर करेंगे, और वही यूनिट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे मानव, ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि मानव बस्ती। ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होता है, और ह्यूमन सेटलमेंट्स कब से डेवलप हुआ, और अभी ह्यूमन सेटलमेंट्स की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सेटलमेंट टाइप्स, रूरल एंड अर्बन, मॉर्फोलॉजी एंड सिटीज डिस्ट्रीब्यूशंस एंड मेगा सिटीज, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है ना, निपटान प्रकार यानी कि ग्रामीण और शहरी, शहरों की आकृति विज्ञान, केस स्टडी, मेगा स्टडी का वितरण, विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्या, मतलब जो विकासशील देश होते हैं उनमें मानव बस्ती से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं, इन चीज को भी हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आगे देखिए, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, मतलब भारत जो है, भारत में लोग और उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, और भारत के जो लोग होते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले यूनिट नंबर 1। ठीक है, वो तो हो गया पेपर 1, ये पेपर 2 है। पेपर 2 में यूनिट नंबर 1 में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें, तो पॉपुलेशन, सबसे पहले पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं घनत्व, उसके बाद ग्रोथ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, लाइनिस्टिक, रिलीजन्स, सेक्स एंड रूलर रूलर अर्बन एंड ऑक्यूपेशनल रीजनल्स वेरिएशंस इन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो बेसिकली जनता होती है, जो जनसंख्या होती है, किस तरीके से सेटल होती है, कहाँ पे सेटल्ड है, शहर में, गांव में, और किस तरीके से वितरण है, किस तरीके से वो अपने आप को डेवलप करेगी, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसके डेवलप में भूमिका निभाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेवलप नहीं होने देती हैं उन सभी को। ठीक है, तो जैसे भाषाई, धार्मिक, लिंग, ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि, शहरी और व्यावसायिक क्षेत्रीय भिन्नताएं, इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कारण है,
सबसे पहले तो हम जानेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है, फिर माइग्रेशन के कारण जानेंगे, फिर माइग्रेशन होने के क्या फायदे भी हो सकते हैं, फिर माइग्रेशन होने के क्या लॉस भी होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और बेसिकली देखिए इंटरनेशनल और नेशनल क्यूजेज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना, यानी कि प्रवासन जो होता है, हिंदी में इसे प्रवासन बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कारण और परिणाम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको जो रीजंस होते हैं, ठीक है, और इसके जो परिणाम होते हैं, वही हमने बताया कि इसके मतलब क्या सही होना, क्या गलत होना, मतलब माइग्रेशन करना क्यों सही है, या फिर हम लोग माइग्रेशन कर रहे हैं तो सही है कि गलत है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे गए माइग्रेट करके तो वहां पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उस माहौल का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान के चलिए कि हम माइग्रेट करके एक इंडिया के हैं और इंडिया से चले गए बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के लोगों पर मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा, और हमारा जो इफेक्ट है वो ये बांग्लादेश के जो लोग हैं उनका हम लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है हम लोग को समझना जरूरी है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी देखेंगे, यानी कि जो मानव विकास है, एंड सेलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड रिलीजन्स पैटर्न, ठीक है ना, सॉरी रीजनल पैटर्न है, रिलीजियस बोल दिए, रीजनल पैटर्न, ठीक है ना। तो मानव विकास, चयनित संकेतक और क्षेत्रीय पैटर्न क्या है, ये भी हम लोग को देखना है बेसिकली, ठीक है। पॉपुलेशन पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट पढ़ेंगे और डेवलपमेंट, यानी कि पॉपुलेशन और जो वहाँ का पर्यावरण है और वहाँ का विकास किस तरीके से होगा, इसको भी हम लोगों को यूनिट नंबर 1 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। अगला है यूनिट नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे मानव बस्तियां, ठीक है। मानव बस्तियां में बेसिकली देखेंगे ग्रामीण बस्तियां, प्रकार और वितरण, शहरी बस्तियां, प्रकार और वितरण और कार्यात्मक वर्गीकरण, ठीक है ना। और आगे देखेंगे हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो संसाधन होते हैं और संसाधन के विकास। अच्छा, उसके पहले भी हम लोग देखे थे ये मानव सेटलमेंट, ठीक है ना, ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। लेकिन वो वर्ल्ड लेवल पे था, अभी ये भारत के संबंध में बात की जा रही है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो वर्ल्ड लेवल पे था, पूरे विश्व की बात की जा रही थी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारत की बात की जा रही है, ठीक है। तो भारत में हम लोग देखेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, शहरी बस्तियों के प्रकार, वितरण, कार्यात्मक वर्गीकरण, और वहां के भी वितरण कार्यात्मक जो वर्गीकरण होंगे उसको भी हमें देखना होगा, ठीक है। रिसोर्स और डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन और उसके विकास क्या है, इसको भी हम लोग को समझना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लैंड रिसोर्स यानी कि भूमि संसाधन, भूमि संसाधन लाइक भूमि से हमें कौन कौन सी चीजें मिल सकती हैं, किस किस तरीके से मिल सकती हैं, भूमि हमारे लिए कितना हेल्पफुल है और किस तरीके से हेल्पफुल है, ठीक है। तो एक तरीके से जो भूमि है हमारे लिए किस तरीके से संसाधन के रूप में उपयोग हो सकती है, इसको भी हम लोग को समझना है, ठीक है। agricultural lands to measure crop and agricultural development and the problems common properties and resources, मतलब क्या है, तो भूमि संसाधन में सामान्य भूमि उपयोग, मतलब साधारण रूप से कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं, लाइक कृषि भूमि का उपयोग, प्रमुख फसलें, कृषि विकास और समस्याएं, सामान्य संपत्ति संसाधन, ठीक है ना। इन सब चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। सामान्य संपत्ति संसाधन हो गए, कृषि का डेवलपमेंट कैसे होगा, इन सारी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब है आपका ये यूनिट नंबर 2 का ही अभी चल रहा है, और यूनिट नंबर 2 में ही आगे हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जल संसाधन की उपलब्धता, यानी कि वाटर रिसोर्सेस अवेलेबिलिटीज, ठीक है ना, मतलब वाटर रिसोर्सेस हमारे लिए अवेलेबल है तो कितना है, किस तरीके से है वाटर। अभी आप लोगों ने सुना होगा वाटर का समस्या भी बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, सूखा समस्या, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों कहीं पे बहुत ज़्यादा वाटर उपलब्ध होता है, क्यों कहीं पे सूखा पड़ जाता है, क्या उसके कारण है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे। और यूटिलाइजेशन, इरिगेशन एंड डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल्स एंड अदर यूजेज, सेक्रेट स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस कंजर्वेशन, सॉरी कंजर्वेशन मेथड, मीन वाटर्स एंड हार्वेस्टिंग टू वाटर सेट, ठीक है ना। मतलब क्या है कि मीन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर सेट प्रबंधन क्या होता है, इसको हम लोग को समझना है। उपयोग, जल की उपलब्धता, उपयोग और सिंचाई और घरेलू और औद्योगिक और अन्य उपयोग, यानी कि हम लोग बात करें तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप की जाती हैं
तो वहाँ पर भी जल की आवश्यकता होती है। और वहाँ पे जो जल यूज़ किया जाता है वो बेसिकली एक तरीके से जो जल निकलता है बहुत ही खराब जल होता है, ठीक है? और उसको बहुत से लोग क्या करते हैं, नदी वगैरह में कहीं भी छोड़ देते हैं, तो उस नदी का वाटर भी पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो ये भी कहीं न कहीं समस्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, ठीक है? और उसके बाद देखिए सहभागी वाटरशेड प्रबंधन संबंधित एक केस का अध्ययन शुरू किया जाएगा। मतलब ये है कि उससे रिलेटेड जो केस वगैरह होंगे इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद मिनरल एंड एनर्जी यानी कि जो खनिज और ऊर्जा संसाधन है, रिसोर्सेस, ठीक है? खनिज और ऊर्जा संसाधन जो है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन की कितनी महत्वता है या फिर कितनी भूमिका है। बहुत ज़्यादा भूमिका है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है ना? देखिए, अब यहाँ पे देखें मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस और कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है ना? मतलब जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है इसको भी हम लोग को पढ़ना है। वितरण, पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उद्योगों के प्रकार यानी कि इंडस्ट्रीज टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके वितरण भी पढ़ेंगे। औद्योगिक स्थान और क्लस्टरिंग, ठीक है ना? इंडस्ट्रियल लोकेशंस और जो उसकी क्लस्टरिंग है इसको भी हम लोग देखेंगे। चयनित उद्योगों के बदले पैटर्न, लोहा, इस्पात, सूती, वस्त्र, चीनी और पेट्रोकेमिकल्स और ज्ञान पर आधारित उद्योग, ठीक है? औद्योगिक मंदी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव, इन सभी इफेक्ट्स को भी हम लोग इस टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी की इस सिलेबस में, ठीक है? एक एक चीजें आपको डेवलप की जाएगी, बताई जाएगी, समझाई जाएगी। कहीं से भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा हर चीज के सोल्यूशन का, ठीक है ना? उसके बाद प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग जैसे इंडिया में हर चीज़ की प्लानिंग होती है। जैसे टारगेट एरिया प्लानिंग हो गया, ठीक है ना? मतलब जहाँ पे जो रिसोर्सेस ऑफ मिनरल्स है तो कैसे उसको टारगेट किया जाएगा, वहाँ से कितना रिसोर्सेस निकल सकता है, इन सभी चीज़ों को जानना है, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? उसके बाद केस स्टडी इस पे पढ़ेंगे हम लोग। आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस पर भी हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेसिकली विकास होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एक तरीके से हिंदी उसका मुझे नाम नहीं आ रहा है, मतलब नाम नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिंदी में जो मतलब होता है वो ये होता है कि मान के चलिए कि ये पेट्रोल है, ठीक है? ये पेट्रोल है और ये एक डब्बा है जिसमें पेट्रोल भरा हुआ है। और पेट्रोल की ऐसी स्थिति आज वर्तमान समय में हो गई है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, ठीक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इस पेट्रोल को हम लोग इस तरीके से यूज करें कि फ्यूचर यानी भविष्य में लोग इसे जान पाए, भविष्य के लोग भी इसे जान पाए, ठीक है? भविष्य के लोग इसे समझ पाए कि कभी पेट्रोल होता भी था। तो इसी तरीके से जो डेवलपमेंट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे बोला जाता है कि मतलब एक ऐसा विकास जिसमें हम चीजों को यूज कर रहे हैं आज वर्तमान समय में, तो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से यूज करें कि फ्यूचर के लोग भी उसे यूज कर पाए। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम लोग बेसिकली देखेंगे परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। किससे? तो भारत से अन्य देशों से, ठीक है ना? अच्छा, इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मेड्स, रेलवे, यहाँ पे रेलवे होना चाहिए, ठीक है ना? रेलवे, ये रेलवे हो गया, ठीक है ना? वाटरवे एंड एयरवे, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड्स जो होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, रेडियो, टेलीविजन एंड सैटेलाइट एंड इंटरनेट एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक टॉपिक्स को हम लोग डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है? उसके बाद हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। परिवहन संचार हो गया, जलमार्ग हो गया, वायुमार्ग हो गया, तेल और गैस पाइपलाइन हो गया, राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड हो गया, संचार हो गया, नेटवर्किंग और रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह, इंटरनेट, इन सभी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है? आगे देखिए अगला है ये इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बेसिकली भारत के विदेशों से व्यापार का बदलता स्वरूप, बंदरगाह और उनके भीतरी इलाके और हवाई अड्डे जो है इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है ट्रेड्स में। तो इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। बेसिकली भारत और विदेश के व्यापार का बदलता हुआ स्वरूप है। बंदरगाह, उसके भीतरी इलाके, हवाई जहाज वगैरह सभी चीजों को कवर करेंगे, क्या क्या भूमिका होती है, ठीक है? उसके बाद यूनिट नंबर 5 है और यूनिट नंबर 5 में हम लोग
पढ़ेंगे चयनित मुद्दों और समस्याओं पर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है ना। चयनित मुद्दे कौन कौन से भाई, तो आपका हो जाएगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब जो पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है, क्या कारण है, इसके निवारण क्या हो सकते हैं, इसके बचाव क्या हो सकते हैं, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। और शहरी अपशिष्ट निपटन, ठीक है ना। जो शहरी अपशिष्ट होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो शहर होते हैं बेसिकली वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में अपशिष्ट देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में अपशिष्ट निकलता है, ठीक है। तो उससे कैसे हम लोग निपटें, उसका कहाँ यूज करें, कैसे जगहों पे यूज करें कि उसका यूटिलाइजेशन हो सके, और जो हमारा जो लैंड रिसोर्सेस हैं, जो भूमि संसाधन है वो खराब ना हो, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण और ग्रामीण शहरी प्रवास, मलिन बस्तियों की समस्या, ठीक है ना, माइग्रेशन प्रॉब्लम्स ऑफ द सेलियम, ठीक है। उसके बाद लैंड डिग्रेशन, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है ना, भूमि क्षरण, भूमि क्षरण क्या होता है इसको भी हम लोग को समझना है। बेसिकली भूमि क्षरण का मतलब होता है कि भूमि का खराब होना, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, किसी भी प्रकार का जो छिड़काव करने वाली चीजें होती हैं, जैसे हम लोग मान सकते हैं कि जो औषधि यूज करते हैं हम लोग बेसिकली क्या करने के लिए, ऐसे समझिए, ज्यादा इधर उधर मत जाइए, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया यूज कर रहे हैं खेतों में, ठीक है ना। तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि इस यूरिया के कारण उस खेतों की, जो खेत होते हैं, जो लैंड्स होते हैं, उनका बेसिकली जो उपजाऊपन होगा ना, जो उर्वरक शक्ति होगी वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और एक समय पे जाकर के वो क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है, ठीक है। तो ये है एक तरीके से भूमि का क्षरण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। तो ये रहा आपका CUET 2025 का ज्योग्राफी डोमेन का सिलेबस। और अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि सर जी आपने सिलेबस तो बता दिया, तो फिर हमें ये जो कंप्लीटली गाइडेंस है और कंप्लीटली जो हम लोगों को कोर्स को कवर करना है, ये जो सिलेबस दिया गया है इसको कवर करना है, पढ़ना है, जानना है, समझना है, तो इसके रिसोर्सेस हमें कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए हमारी टीम के द्वारा ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा क्या, CUET आरंभ बैच, ठीक है ना। CUET आरंभ बैच आपके लिए आया है, CUET 2025। इस बैच का नाम है आरंभ बैच, और आरंभ बैच आपके लिए वास्तव में CUET की तैयारी में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसा कि आप लोग इसके फीचर्स देख सकते हैं, ये BA के लिए है, BSc के लिए, BCom के लिए, BLLB, BBA, LLB और MBA सभी के लिए है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बस कुछ नहीं करना है, बिना सोचे समझे आपको आरंभ बैच ज्वाइन कर लेना है। यदि आप टारगेट सॉरी गुरुकुल 10 को अगर आप यूज करते हैं, यहाँ पे कूपन जो दिया गया है, अगर गुरुकुल 10 को यूज करते हैं तो 10% आपको छूट भी देखने को मिल जाता है। और ये बैच जो रहेगा अवेलेबल रहेगा आपके लिए टिल CUET 2025, यानी कि 2025 की जब तक आपके एग्जाम नहीं खत्म हो जाएंगे तब तक के लिए ये बैच आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और आप तब तक तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं भाई, तो देखिए कंप्लीटली सिलेबस विथ लाइव रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्लासेस इन द बोथ हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है, ठीक है ना। फुल लेंथ टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाने वाली है, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, उसको भी आपको कवर करना है। चैप्टर वाइज टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट, मतलब चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, लाइव डाउट सेशन भी दिया जाएगा, DPP पर्सनल गाइडेंस भी आपको देखने को मिल जाती है इस कोर्स में, ठीक है। तो इस कोर्स में आपको कंप्लीटली चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आपके पास इससे भी कोई अधिक समस्या है, ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, देखिए सबसे पहले बात कि इससे ज़्यादा समस्या क्या हो सकती है कि कोर्स भी आपने देख लिया, सिलेबस भी आपने देख लिया, और आपको समस्या क्या होगी कि कोर्स को हम ज्वाइन कैसे करें। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए देखिए बेसिकली आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना है, और दो इसमें सेक्टर मिलेंगे, एक एंट्रेंस एग्जाम का और एक जो है आपका सेमेस्टर एग्जाम का, ठीक है। तो आपको बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद अगर आपको अपना सिलेबस देखना है तो सिलेबस में बेसिकली जाना है, आपको यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करना है और सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो पेड कोर्स पे जाइए, जितनी भी प्रकार की पेड कोर्सेज होंगी आपको मिल जाएंगी, और कंप्लीटली पेड कोर्सेज में आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसको ज्वाइन करने लेना है। और ज्वाइन करने के पश्चात आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है,
एक जिस भी टीचर्स की गाइडेंस दी जा रही है उस गाइडेंस को आपको कवर करना है, आपको टीचर के संपर्क में रहना है, तैयारी करना है बेहतरीन तरीके से और सीटी 2025 में किसी भी मनचाही यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, सिर्फ इतना ही काम करना है और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो यहाँ पे जाइएगा, ये देखिए आपके लिए दिया है हेल्प। ठीक है, यहाँ से आपको किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की आपको डाउट है तो जा करके हेल्प पे किसी भी प्रकार का सजेशन, समस्या जो कुछ भी है आप ले सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।